आप सभी का इस क्लास में फिर से मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस्लाम का उदय एवं विस्तार का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम अब्बासी क्रांति और धर्म युद्धों के विषय में जानेंगे। पिछली क्लास में आपने खलीफाओं के शासन विस्तार, खलीफों के नाम और खलीफाओं की प्रशासनिक व्यवस्था, उम्मयद वंश के विषय में पढ़ा था। आइए अब हम अब्बासी क्रांति की बात करते हैं, जो 750 ईस्वी में घटित हुई थी। बच्चों, मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण का प्रयास उम्मयद वंश ने किया था, लेकिन यही प्रयास उनके लिए घातक साबित हो गया। उस समय सुसंगठित दवा आंदोलन ने उम्मयद वंश का पतन कर दिया। यह एक सुनियोजित आंदोलन था और 750 में उम्मयद वंश को उखाड़कर अब्बासी वंश की स्थापना कर दी थी। अब्बासियों ने पैगंबर द्वारा स्थापित मूल इस्लाम को स्थापित करने का वचन दिया था। इस अब्बासी क्रांति ने राजवंश में परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक संरचना और इस्लाम की संस्कृति में भी अनेक परिवर्तन कर दिए। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान, जो पूर्वी ईरान का हिस्सा था, से बहुत दूर प्रारंभ हुआ था, जहाँ पर दमिश्क से बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुँचा जा सकता था। यानी कि दूरी इतनी थी कि अगर बहुत तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा हो, वही 20 दिन में पहुँचा सकता है। खुरासान के अरब नागरिक उम्मयद शासन को नापसंद करते थे, क्योंकि उन्होंने करों में रियायतें और विशेषाधिकार देने के वादे को कभी पूरा नहीं किया था। इसलिए ये लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे थे। इसके अलावा भी ईरानी मुसलमान ये भी नाराज़ थे और इनका ये मानना था कि ये अरबों से बार बार इन्हें तिरस्कार सहना पड़ता है, इसलिए ये उम्मयद को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने की इच्छा रखते थे। इस तरह से अब्बासियों ने विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया और लोगों को ये वचन दिया कि पैगंबर के परिवार का कोई मसीहा, जिसे महदी कहा गया था, उन्हें उम्मयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा। उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उम्मयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया था। आइए अब हम अब्बासियों की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करें। जब अब्बासी क्रांति हो गई थी तो धीरे धीरे अरबों के प्रभाव में गिरावट आ गई और ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ता चला जा रहा था। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाही और सेना का पुनर्गठन गैर कबीलियाई के आधार पर किया गया, यानी उसमें पक्षपात नहीं किया गया कि किसी एक जाति या समुदाय का ही चुनाव किया। अब्बासी शासकों द्वारा खिलाफत की धार्मिक संस्था को मजबूत किया गया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया गया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया और इस वजह से उन्हें राजतंत्र को फिर से स्थापित करना पड़ा। जिस राजतंत्र का उन्होंने उम्मयदों के खिलाफ विरोध में प्रयोग किया था, उसी राजतंत्र की स्थापना इन्हें पुनः करनी पड़ी थी। अगला टॉपिक है हमारा खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। 9वीं शताब्दी में अब्बासी राज्य की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि एक तो उनकी राजधानी बहुत दूर स्थापित की गई थी, जहाँ से अन्य प्रांत बहुत दूर थे और वहाँ दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। इसके अलावा सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा होता रहता था। खलीफा हारून अल रशीद के पुत्रों अमीन एवं मामून के समर्थकों के मध्य 810 ईस्वी में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे गुटबंदी बढ़ गई और नए नए गुटों का उदय होने लगा था। गृह युद्ध के कारण तुर्की गुलाम अधिकारियों, जिन्हें मामलुक कहा गया, का एक नया शक्तिशाली गुट बन गया। इधर शियाओं ने सुन्नी रूढ़िवादिता के साथ सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न होने लगे, जिसमें खुरासान एवं तुरान में ताहिरी एवं समानी वंश थे।
इसके अलावा मिस्र एवं सीरिया में भी तुलूनी वंश का उदय हो चुका था। इस तरह से बच्चों देखा जाए तो अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई थी। 945 ईस्वी में वह भी छिन गई थी, क्योंकि 945 ईस्वी में डेलाम के बुवाही नामक शिया ने बगदाद पर अधिकार कर लिया और अब्बासियों की सत्ता को समाप्त कर दिया था। बुवाही शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह, जिसे राजाओं का राजा कहा जाता था। इसके अलावा उसने खलीफा की पदवी कभी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा था। यहाँ पर इन लोगों ने एक तरीके से अब्बासियों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया ताकि प्रजा में असंतोष की स्थिति न हो पाए। अब्बासियों द्वारा खिलाफत समाप्त न करने का निर्णय बहुत ही चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातमी की बहुत महत्वाकांक्षा थी। फातमी नामक शिया राजवंश ने उत्तरी अफ्रीका में अपनी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि कर ली और 969 ईस्वी लगभग 1969 ईस्वी में उसने मिस्र को जीतकर फातमी खिलाफत की स्थापना की थी। यह समुदाय पैगंबर की पुत्री फातिमा के वंशज तथा इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक होने का दावा करता था। इन्होंने अपनी राजधानी फुस्तात से हटाकर काहिरा को बनाया और जिस दिन काहिरा को अपनी राजधानी बताया गया कि उस दिन मंगल ग्रह के उदय होने का दिन था। लगभग सन 950 से 1200 के बीच इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्कृति की एकल भाषा से नहीं, एकल भाषा यानी अरबी भाषा से नहीं, बल्कि सामान्य आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिरूपों से एकजुट बना रहा। इन राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकता कायम रखने के लिए राज्य और समाज को अलग करके देखा गया और इस्लामी उच्च संस्कृति की भाषा की जगह फारसी भाषा का भी विकास किया गया। विद्वान, कलाकार और व्यापारी इस्लामी दुनिया के भीतर आराम से घूमते फिरते आते जाते थे और विचारों तथा तौर तरीकों का प्रसार किया करते थे। आगे चलकर तुर्की सल्तनत का उदय होता है। लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और जो ईरानियों के साथ एक तीसरे प्रजाति समूह के रूप में तुर्क समूह जुड़ गया था। तुर्क मध्य एशिया के घास के मैदान के खाना बदोश कबीले के लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया था। तुर्की कुशल सवार और योद्धा थे और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुवाही प्रशासन में शामिल हो गए। धीरे धीरे इन्होंने अपनी वफादारी और सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों को प्राप्त कर लिया। गजनी सल्तनत की स्थापना 961 ईस्वी में अल्पतगीन द्वारा की गई थी। आप सबने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा, वो इसी वंश का था। गजनवी की शक्ति एवं सत्ता का केंद्र खुरासान एवं अफगानिस्तान में था। गजनवी खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक थे। खलीफा भी शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी घटक के रूप में गजनवी को समर्थन देने के लिए तैयार थे। सल्जुक तुर्क समानियों और कारखानियों ने तुर्कों को सैनिकों के रूप में अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था और इस तरीके से तुर्कों का तुरान में प्रवेश प्रारंभ हो गया। महमूद गजनवी की मृत्यु के पश्चात सल्जुकों ने 1037 ईस्वी में खुरासान को जीतकर निशापुर को पहली राजधानी बनाया। 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर दिया गया तथा खलीफा अल कायम के द्वारा जो तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता को अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद दोनों सल्जुक भाइयों ने मिलकर शासन किया। इन भाइयों के बाद इनका भतीजा अल्प अरसलन इनका उत्तराधिकारी बना था। ईसाइयों और अरबों के मध्य धर्म युद्ध, ये एक नया टॉपिक है बच्चों, और ये 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय ईसाई और अरब राज्यों के बीच हुआ था। इस दौरान इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे थे।
638 ईस्वी में अरबों द्वारा जेरूसलम पर कब्जा कर लिया गया। यह ईसाइयों का पवित्र धर्म स्थान था। 11वीं शताब्दी में हंगरी वासियों, नॉर्मनों तथा कुछ स्लावों को ईसाई बना लिया गया। मतलब एक तरीके से ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध बहुत कट्टर तरीके से चल रहा था और दोनों एक दूसरे को अपना ज़बरदस्त शत्रु मानकर बैठे हुए थे। इन्हीं कारणों से धर्म युद्ध की उत्पत्ति हुई। 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद खिलाफत साम्राज्य का विघटन हो गया। पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म को फिर से जीवित करने का सुनहरा अवसर मिल गया था। 1095 ईस्वी में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए मुस्लिमों को आह्वान किया। इधर 1095 से 1291 के बीच पश्चिमी यूरोप में ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई थी। ये जितने भी युद्ध हुए थे बच्चों, इन्हें ही आगे चलकर जिहाद या धर्म युद्ध कहा। पोप द्वारा युद्ध लड़ने पर या युद्ध लड़ने की शपथ लेने वालों को समारोह पूर्वक क्रॉस देने का आदेश भी दिया गया था। बच्चों, इन सब कठिन परिस्थितियों में 3 धर्म युद्ध हुए थे और राजनीतिक अस्थिरता, कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पादरी और योद्धा वर्ग के द्वारा जो भी प्रयास किया गया, जैसे बढ़ती हुई सैनिक मुठभेड़ और लूटमार की संभावनाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनर्उदय को ईश्वरीय शांति के द्वारा रोका गया। आइए हम तीनों धर्म युद्धों की चर्चा करते हैं। प्रथम धर्म युद्ध 1098 से 1099 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने तुर्कों के विरुद्ध उत्साह एवं वीरता का परिचय दिया। इन्होंने सीरिया के एंटियोक तथा जेरूसलम पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके अलावा सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्रों में धर्म युद्ध द्वारा जीते गए प्रदेशों में जल्दी ही 4 राज्य स्थापित कर लिए गए थे। इन जीते गए क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरैमर यानी समुद्र पारी भूमि कहा जाता था। अब हम दूसरे धर्म युद्ध की बात करते हैं जो 1145 से 1149 ईस्वी यानी 4 से 5 सालों तक ये चला था युद्ध। इस युद्ध में 1144 ईस्वी में तुर्कों के द्वारा एडेस्सा पर अधिकार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप पोप ने दूसरा धर्म युद्ध लड़ने के लिए ईसाई जनता से आह्वान किया। धीरे धीरे आउटरैमर की शक्ति कमज़ोर होने लगी थी। इसका सबसे प्रमुख कारण ईसाइयों का धर्म युद्ध में उत्साह का कम होना था, क्योंकि ईसाई शासक विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए तथा नए नए क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयों में उलझने लगे थे। अब हम तीसरे धर्म युद्ध की बात करते हैं जो 1189 ईस्वी यानी 1189 ईस्वी में लड़ा गया था। मुसलमानों ने अपने योग्य नेता सलादीन के नेतृत्व में एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य की स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। सलादीन ने 1187 ईस्वी में जेरूसलम पर पुनः अधिकार कर लिया। उस समय के अभिलेखों से ये सूचना हमें मिलती है कि सलादीन का व्यवहार ईसाइयों के प्रति उदार था, लेकिन फिर भी बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में परिवर्तित किया गया और इस युद्ध के बाद जेरूसलम एक बार पुनः मुस्लिम शहर बन गया था। जेरूसलम पर कब्जा होने से 1189 ईस्वी में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। धर्म युद्ध में शामिल लोगों को फिलिस्तीन के कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के प्रवेश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। 1291 ईस्वी में मिस्र के शासक मामलुकों ने धर्म युद्धों में शामिल सभी ईसाइयों को फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया और इस प्रकार यूरोप के इस्लाम में सैनिक रुचि धीरे धीरे कम हो गई और इनका ध्यान केवल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित होकर रह गया। आइए अब हम इस धर्म युद्धों के प्रभाव के विषय में जानते हैं। 2 प्रमुख प्रभाव आपको मैं बताऊंगी। पहला ये कि मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख यानी कठोर व्यवहार हो गया था और दूसरा था कि मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी
पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों का अधिक प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। बच्चों, इस तरह से आज आपने इस अध्याय में अब्बासी क्रांति, तुर्की सुल्तनत का उदय, इसके अलावा ईसाइयों और अरबों के मध्य धर्म युद्ध को भलीभांति समझ लिया। आगे हम इस्लामी सभ्यता और संस्कृति के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप आगे के 2 वीडियो और इस वीडियो को देखकर इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझिए, और जहाँ नहीं समझ में आता है आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछिए। चलिए फिर अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।